हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस एक ग्रीक वर्ड है और ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। अपने आप में एक वर्ड है पर ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पोलियो, दूसरा है माइलो और तीसरा है आइटिस, मीन्स पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वर्ड मीन्स होता है ग्रे, माइलो मीन्स होता है बेसिकली मैरो होता है पर यहाँ पर स्पाइनल कार्ड के लिए यूज कर रहे हैं, और तीसरा आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। बेसिकली अगर देखें तो ग्रे स्पाइनल कार्ड इन्फ्लामेशन होता है पोलियोमाइलाइटिस में। पोलियोमाइलाइटिस से क्या होता है कि जब ग्रे स्पाइनल कार्ड इन्फ्लामेशन होता है तो स्पाइनल कार्ड के इन्फ्लामेशन की वजह से, स्पाइनल कार्ड में इंजरी होने की वजह से क्या होता है कि मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। जिस लेवल पर स्पाइनल कार्ड में इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग जो नर्व रूट सप्लाई करती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पैरालिसिस डेवलप हो जाती है। बेसिकली अगर हम पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस जो है एक इन्फेक्शियस वायरस है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज काज करता है। तो पोलियोमाइलाइटिस भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो पर्सन टू पर्सन फैलती है। पोलियोमाइलाइटिस की अगर फैलने की बात हम करें तो ये जो है फीको ओरल रूट के थ्रू फैलती है, मीन्स जो फीकल रूट है, मीन्स एनस के थ्रू भी आ सकता है या फिर ओरल रूट के थ्रू भी वायरस उस इंटर कर सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं उनके थ्रू भी वायरस हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है, और बेसिकली ये हमारे स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करता है, ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, नर्व को भी अफेक्ट कर सकता है। बेसिकली स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करता है और उसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस क्रिएट होती है। अगर हम बात करें पोलियोमाइलाइटिस की तो पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि जो पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट होते हैं बेसिकली ये चिल्ड्रन में हमें देखने को मिलता है, जिनकी एज जो है 5 ईयर के आसपास, ये उससे ज़्यादा या कम होती है तो उनमें देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो मस्कुलर वीकनेस की वजह से इनमें जो गेट पैटर्न देखने को मिलता है बच्चों में या पेशेंट में, या वॉकिंग पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है वो हैंड टू नी गेट होता है। मीन्स हैंड टू नी गेट होने का यही रीजन होता है कि जो एक्सटेंसार्स मसल्स हैं बेसिकली ये हमारे लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, अपर लिम्ब को भी अफेक्ट कर सकता है। अपर लिम्ब की जो मेन मसल्स है अफेक्ट जो इससे होती है वो डेल्टॉइड मसल्स हमारी होती है, और जो लोअर लिम्ब की मसल्स होती है वो हमारी क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस मसल्स होती है या फिर टिबियलिस एंटीरियर मसल्स होती है जो बेसिकली वीक होती है। तो क्या होता है जो पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें हमें हैंड टू नी गेट देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी क्वाड्स मसल वीक होती है, इस वजह से हमें उन्हें हैंड टू नी गेट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स कितने होते हैं पोलियोमाइलाइटिस की, इसके डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कितनी स्टेजेज होती हैं, इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे पीपीटी की हेल्प से। और ये पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम बेसिकली फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से पहले के बारे में जितना भी है इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, टाइप्स, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हम अब पीपीटी की हेल्प से देखते हैं। तो पोलियोमाइलाइटिस को बेसिकली पोलियो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये पोलियो वायरस से होता है, और दूसरा नाम पोलियोमाइलाइटिस का है इन्फेंटाइल पैरालिसिस। इन्फेंटाइल पैरालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिकली ये इन्फेंट में होता है, मीन्स 6 मंथ टू 3 ईयर में मोस्ट कॉमन होता है, और अंडर 5 ईयर में भी हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस वजह से इसे इन्फेंटाइल बोलते हैं। और इसकी जो मीन्स पोलियो होने की वजह से जो हमारा स्पाइनल कार्ड में इन्फ्लामेशन होता है, स्पाइनल कार्ड अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से मस्कुलर वीकनेस होती है और पैरालिसिस होती है। इस वजह से पैरालिसिस टर्म आया, मीन्स इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें पोलियोमाइलाइटिस की तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करती है, इस वजह से मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस होती है। जैसा कि हमने पहले बताया पोलियोमाइलाइटिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पोलियो, पोलियो मीन्स होता है ग्रे, और माइलिन वर्ड जो है माइलिन शीथ से आया है जो कि हमारे ज्ञान की कवरिंग होती है। तो कभी कभी मैरो के लिए भी माइलिन वर्ड यूज किया जाता है, माइलो वर्ड यूज किया जाता है, बट बेसिकली यहाँ पर हम स्पाइनल कार्ड के लिए यूज करते हैं। तो माइलिन मीन्स होता है स्पाइनल कार्ड और आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन, मीन्स ग्रे स्पाइनल कार्ड इन्फ्लामेशन
होता है पोलियोमाइलाइटिस में। अगर पोलियोमाइलाइटिस की बात करें तो बेसिकली ये स्पाइनल कार्ड की जो एंटीरियर हार्न सेल है, एंटीरियर हार्न मोटर न्यूरॉन है, उसे ये अफेक्ट करता है और ब्रेन स्टेम को भी अफेक्ट करता है। और जैसा कि आपको पता है, नाम से ही पोलियोमाइलाइटिस मीन्स पोलियो वायरस से होता है। पोलियोमाइलाइटिस का जैसे लिटरली हमने मीनिंग बता ही दिया, ग्रे स्पाइनल कार्ड इन्फ्लामेशन, और आपको पता ही है कि वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर हम बात करें एक्चुअल डिफिनीशन की पोलियोमाइलाइटिस की, तो पोलियोमाइलाइटिस इज अ एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाई इंटेरोवायरस। जो हमारे इंटेस्टाइन में वायरस होते हैं, उन्हीं में से एक ये भी वायरस है जो काज करता है। तो यहाँ पर जो पोलियो टर्म से तो मतलब हो गया पोलियो वायरस, और आई माइलाइटिस या माइलाइटिस का जो मीनिंग है वो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड का इन्फ्लेमेशन, which often target insulating material covering nerve fibers। जो नर्व फाइबर को कवर करती है इंसुलेटिंग मटेरियल, उसे हम माइलिन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इन्फ्लामेशन जो स्पाइनल कार्ड है उसके लिए माइलिन टर्म यूज कर रहे हैं। और जैसा कि ये टर्म का मतलब हमने बता दिया था। बेसिकली अगर हम देखें कि ये फैलता कैसे, तो फीको ओरल रूट से ज़्यादातर फैलता है। फीकल रूट मीन्स होता है जो हमारे एनएस के थ्रू अगर आए इन्फेक्शन तो, और ओरल रूट के थ्रू मीन्स जो हम माउथ के थ्रू कोई चीज़ अगर हम अपनी बॉडी में माउथ के थ्रू अगर इंजेक्ट करते हैं तो उसमें अगर इन्फेक्शन जाता है तो वो ओरल रूट के थ्रू होता है। बेसिकली ये जाके हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन काज करते हैं। साथ ही साथ जो है ये क्या होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी फैलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली अगर हम एजेंट की बात करें जो हमारा पोलियो वायरस है, इसका जो जीनस है वो इंटेरो वायरस है, और स्पीसीज जो है वो पोलियो वायरस है। अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि चारों तरफ से प्रोटीन से कवर होता है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स: पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3। और इसको जो है अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है कैप्सिड प्रोटीन की जो कवरिंग होती है उसके टाइप्स पर। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, और इसका जो साइज होता है बेसिकली ये सिमेट्रिकल होता है, आइकोसेहेड्रल सिमेट्री इसकी होती है। जो पोलियो वायरस फर्स्ट होता है, ये मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड फॉर्म होता है, मीन्स बेसिकली यही अफेक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पैरालिसिस, और इसकी वजह अगर अफेक्ट करता है तो पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो इसमें क्या होता है, इन फीसेस फॉर 4 मंथ एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड ईयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर ये फीसेस में है तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है 4 डिग्री सेल्सियस तक का, और धीरे धीरे अगर ईयर तक देखें मीन्स 1 ईयर 2 ईयर की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा हीट और क्लोरिनेशन करते हैं तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। इसकी प्रोटीन जो है उसमें क्या हो जाता है कि जो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं तो वहाँ पर इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से स्टेरिलाइजेशन ज़्यादातर हम यूज करते हैं। तो वहाँ स्टेरिलाइजेशन है तो हीट के थ्रू करेंगे, या क्लोरिनेशन वगैरह क्लोरीन वगैरह के थ्रू करते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं हीट और क्लोरीन के प्रति, तो भी ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो होस्ट जो इनके हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन बेसिकली ह्यूमन बींग में ही काज करते हैं, अदर एनिमल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, पर बेसिकली जो देखा जाता है कॉमनली मोस्ट कॉमनली वो ह्यूमन बींग को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि फीको ओरल रूट जो होता है उसके थ्रू हो सकता है। साथ ही साथ इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज थ्रू इनहेलेशन आर एंट्री थ्रू कंजक्टिवा ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन ऑफ पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, या जो हमारी कंजक्टिवा है उसमें अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है वहाँ से इन्फेक्शन फैल सकता है, अगर ये वायरस वहाँ से एंटर कर रहा है तो इस तरह से फैल सकता है। बेसिकली अगर पीरियड की बात करें, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, तो ये 7 ईयर टू 10 ईयर होता है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो ये हो सकता है। बेसिकली अगर वनरेबल एज की बात करें तो 6 मंथ टू 3 ईयर में ज़्यादातर कॉमन देखने को मिलता है, कभी कोई अंडर 5 ईयर में भी ज़्यादा कॉमन देखने को मिल सकता है। अगर सीजन की बात करें तो रेनी सीजन, समर सीजन पर ये पीक पर होता है, मीन्स जुलाई टू सितंबर, लगभग मई जून जुलाई टू सितंबर तक ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर एनवायरनमेंट की बात करें इन्फेक्शन के कहाँ कहाँ से ज़्यादा फैल सकता है, तो बेसिकली ये जो है
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो सकता है, फ्लाइज से हो सकता है, साथ ही साथ जो है ओवर क्राउडिंग प्लेस अगर कहीं है, पुअर सैनिटेशन कहीं पर है, तो उस जगह पर ज़्यादातर फैलने के चांसेस होते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो बेसिकली जैसे कि इन्फेंट में होता है या तो ओल्डर पर्सन में होता है, जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, पर बेसिकली ये चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई पर्सन है जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहता है, बेसिकली जैसे कि यहाँ इमेज में दिखाया जा रहा है कि ये मदर है, ये चाइल्ड है। अब किसी का चाइल्ड अगर इससे अफेक्टेड है तो माँ कैसे बच्चे से अपने दूर रह सकती है। हालांकि बहुत सारी सुविधाएं अब हो गई हैं और अब तो पोलियो पूरी तरह से इरेडिकेट हो गया है। पहले पोलियो के वो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता था, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जो है बच्चों को पिलाई जाती थी, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए दिखाते थे। तो वो सारी चीज़ें थी, पर अब धीरे 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 नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से पोलियो जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। तो क्या होता था कि अगर बच्चे को है तो मदर को भी होने के चांसेस होते थे, मीन्स जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में होता था उसके साथ रहता था तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो वो पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मीन्स चाहे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन, दोनों में से कोई नहीं लिया है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ कोई अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस या स्ट्रेनस एक्टिविटी कोई करता है, तो उस कंडीशन में भी होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ कोई अगर ऐसे एरिया में ट्रबल कर रहा है जहाँ पर लोगों को पोलियो ज़्यादा है, मीन्स वो एरिया पोलियो से क्या है, एंडेमिक है। क्योंकि अगर ग्लोबली हो जाए तो पैंडेमिक हम बोलेंगे, अगर वो एंडेमिक है, ये बोल दें इपीडेमिक है, ऐसी एरिया है वहाँ पर कोई पर्सन गया और ट्रेवल किया, तो उस वजह से जो है क्या है कि उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। अब अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ पोलियो वायरस, ये पोलियो वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या करता है बेसिकली, क्यों हमें स्पाइनल कार्ड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्यों हमें पैरालिसिस हो जाती है, क्यों फीवर आ जाता है, क्यों मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो जो पोलियो वायरस है ये कास्टिव एजेंट किसका है, पोलियोमाइलाइटिस का है, जो कि बेसिकली ह्यूमन जो बींग में एंटीरो वायरस होते हैं उसी का एक ये भी मेंबर है, और इसकी जो फैमिली है वो है पिकोरनोवेराइडी। और जो पोलियो वायरस है ये आरएनए से बना हुआ है और प्रोटीन कैप्सिड होती है। इसका जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस का आरएनए होता है। तो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, लाइफ साइकिल की, जैसा कि हमने बात किया, तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में इंटर करता है, चाहे ओरल रूट से इंटर करे, चाहे फीकल रूट से इंटर करे, या किसी भी रूट से इंटर करें, तो बेसिकली जाएगा ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन, इफ़ द वायरस बाइंड अ सेल विद द करेक्ट रिसेप्टर, अगर जो करेक्ट रिसेप्टर सेल है अगर उससे बाइंड करता है इंटेस्टाइन में, तो इन्फेक्शन वहाँ से शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो पोलियो वायरस का जीनोम है वो हमारे इंटेस्टाइनल सेल होती है उसमें इंटर करता है। जब इसका जीनोम, वायरल जीनोम इंटर करता है सेल में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइनल सेल के आरएनए मीन्स उसके जीनोम से मिल करके और ये रेप्लिकेट करने लगता है। रेप्लिकेट करता जाएगा, न्यू आरएनए जनरेट होता जाएगा, न्यू कैप्सिड जनरेट होती जाएगी और न्यू पोलियो वायरस जो है वो जनरेट होता जाएगा। इस तरह से 1000 ऑफ पोलियो वायरस हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगी, सेल ब्रस्ट कर जाएगी और ये ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाएंगे और कुछ इस तरह से फिर ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, तो हमारी पेरिफेरल नर्व, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, उसमें जाके ये इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इनका लाइफ साइकिल होता है। लेकिन अगर हम डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, तो जो डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी है वो ये होती है कि ये फीको ओरल रूट से या जिस भी रूट से इंटर किए बॉडी में, तो ये लोकल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो इंटेस्टाइन की सेल होती है उसमें इनका आरएनए इंटर करता है और उसका जो सेल का जीनोम अपना होता है डीएनए, उससे बाइंड करके और ये फिर क्या करते हैं, न्यू आरएनए की सिंथेसिस करने लगते हैं, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, पहले कि जब इनका आउटब्रेक होगा तो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, मीन्स प्राइमरी वायरेमिया होगी। धीरे धीरे अगर और बढ़ रहे हैं तो मेजर वायरेमिया मीन्स सेकेंडरी वायरेमिया हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि स्पाइनल कार्ड और ये ब्रेन को अफेक्ट करेंगे। देन मल्टीप्लाई न्यूरॉन्स में जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाइज करेंगे, उससे अफेक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, लीजन हो जाएगा मोस्टली एंटीरियर हार्न सेल ऑफ द स्पाइनल कार्ड, जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। इसी वजह से जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली हमें फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है।
तो यही चीज़ अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये फीको ओरल रूट से इनहेलेशन रूट के हमारे बॉडी में एंटर करेंगे। तो अगर जिस भी रूट से एंटर करेंगे, जैसे हमारी फेरेंक्स है या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, वहाँ पर जाएंगे तो जो रिसेप्टार एक्चुअल में रिसेप्टार इनके होते हैं, उस रिसेप्टार से अगर बाइंड कर गए, जो पोलियो वायरस के रिसेप्टार्स हैं सेल के मेम्ब्रेन पर, तो अगर वो उससे बाइंड कर जाएंगे तो उससे बाइंड करने के बाद क्या होगा, जो हमारी इपिथेलियल सेल होती हैं जीआईटी की, चाहे वो फेरिंग्स में हो चाहे हमारी इंटेस्टाइन में हो, तो वहाँ पर उसमें वो बाइंड करके एंटर कर जाएंगे, फिर वहाँ मल्टीप्लाई करने लगेंगे। या अगर लिम्फेटिक टिश्यूज में पहुँच गए, जैसे टांसिल्स वगैरह है या पेयर्स पैसेज हैं, तो उसमें भी बाइंड करके ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं। धीरे धीरे ये लिम्फ नोड में भी स्प्रेड कर जाते हैं और इंटर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कर जाते हैं, क्योंकि इनका आउटब्रेक हो जाता है जब वे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अपने नंबर को बढ़ाते रहेंगे। तो इसे हम प्राइमरी वायरेमिया बोलते हैं। पर क्या होता है कि धीरे धीरे इनका मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ता जाता है, तो मल्टीप्लाइज इन रेडिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि ये ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से भी इंटर कर जाते हैं। पहले इंटर किए, फिर दोबारा से फिर इंटर किए, तो इसे हम सेकेंडरी वायरेमिया बोलते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को अफेक्ट करते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो अफेक्ट करने का रीजन होता है वो यही होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और डायरेक्ट मीन्स किसी को टांसिलेक्टॉमी हुआ मीन्स ट्रामा हुआ, या आईएम इंजेक्शन किसी ने लिया, फटीग वगैरह उसे फील हुआ मीन्स किसी ने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लिया और उसके थ्रू जो है सिरिंज सही नहीं थी और पोलियो वायरस इंटर कर गया, तो उस तरह से भी दिक्कत आ सकती है। तो ये रीजन होता है। साथ ही साथ ये हमारे न्यूरॉन्स में जाते हैं, तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसिकली जो हमारा एक न्यूरॉन्स होता है तो उसमें एक सेल बॉडी होता है, एक एक्सॉन होता है। जो सेल बॉडी होता है उसमें जो प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करता है, मीन्स निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो प्रोटीन को, जैसे बेसिकली सेल में आरएनए नहीं होते हैं जो प्रोटीन के जनरेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है उसमें जो निसल्स ग्रेन्यूल है उनमें क्या होने लगता है, डीजनरेशन होने लगता है, मीन्स क्रोमेटोलिसिस होने लगती है। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चेंजेज होने लगेंगे मीन्स न्यूरॉन्स में। इसकी वजह से क्या होगा कि जो डीजनरेशन है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, मीन्स एक बार डीजनरेशन हो गया तो हो गया। और उसके साथ साथ क्या होंगी, जो फैकोसाइटिक सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोफेजेज, न्यूरोग्लियल सेल्स, वो क्या करेंगे, फैकोसाइटोस करके उसे वहाँ से हटा देंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे एंटीरियर हार्न सेल ऑफ द स्पाइनल कार्ड जो होता है उसमें लीजन क्रिएट कर देते हैं, और इसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। साथ ही साथ ये अगर हमारे ब्रेन में पहुंच के वहाँ इन्फ्लामेशन अगर क्रिएट किए, इन्फेक्शन क्रिएट करे, तो उसकी वजह से इंसेफ्लाइटिस भी हो सकती है, ब्रेन स्टेम में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। मोटर और प्री मोटर एरिया जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की होती है उसमें इन्फेक्शन ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं और इस तरह से ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर्सन को। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें, बेसिकली हमने पैथोफिजियोलॉजी तो देख ली, अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है तो कुछ पेशेंट में है कि हमें सिम्टम्स तुरंत देखने को मिलते हैं, कुछ पेशेंट में सिम्टम्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं, काफ़ी देर बाद देखने को मिलते हैं। तो ये होता है कि कुछ पेशेंट में अगर हमें जिनमें एसिम्टोमेटिक होता है, मीन 9 to 95% में होता है, कुछ में होता है कि हमें 5 to 10% में देखने को मिलते हैं, जैसे एबार्टिक पोलियो हो सकता है। और बेसिकली पोलियो अगर देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नॉन पैरालिटिक पोलियो, दूसरा होता है पैरालिटिक पोलियो, इसी के सब टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो एबार्टिक पोलियो, नॉन पैरालिटिक पोलियो या पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो इंसेफेलाइटिस, बस बेसिकली यहाँ पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक है और इसी के सब टाइप्स होते हैं। तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें बेसिकली, तो जैसे हमने बोला कि एसिम्टोमेटिक्स होते हैं, तो एसिम्टोमेटिक होंगे तो 95% केसेस में हमें तुरंत नहीं पता चलता। जब इनके इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, अच्छे से जब फैल जाते हैं, बॉडी में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमें जाके पता चलता है। बेसिकली ये 95% केसेस में होता है। अगर वायरस की बात करें तो ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक में, मीन्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जा कर के वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जाता है जब, तो वहाँ स्टे कर जाता है पर, और धीरे धीरे अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, और बढ़ाने के बाद जो है फिर जाके सीधे हमारे नर्व वगैरह को अफेक्ट करता है। और सीधे नहीं, पहले अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है। जब यहाँ से आउटब्रेक होगा, आउटब्रेक होने के बाद जो है प्राइमरी वायरेमिया होगी, फिर जो है रेटिकुलो सिस्टम है, जो इंडो रेटिकुलो सिस्टम, उनमें जाके फिर मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब वहाँ से सेकेंडरी वायरेमिया होगी, फिर ये हमारे न्यूरॉन्स को जाके अफेक्ट करेंगे। तो इस तरह से कुछ अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, वायरस
सेड इनटू द स्टूल, और ये स्टूल में भी आने लगते हैं। इसी वजह से जो अभी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो इसीलिए हमने बात किया था इन्फेक्शन के लिए फीको ओरल रूट, मीन्स फीकस के थ्रू, इनके लैट्रिन के थ्रू ये फैलते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इनकी स्टूल में भी आने लगते हैं। जो 5 to 10% केसेस में क्या होता है, बेसिकली जो हमने 2 मेन बताया था, एक पैरालिटिक एक नॉन पैरालिटिक, जो नॉन पैरालिटिक है और एक पैरालिटिक है। तो ये पोलियोमाइलाइटिस के 2 टाइप्स होते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं, और इन्हीं के सब टाइप्स में आता है पोलियो इंसेफ्लाइटिस, एबार्टिक पोलियो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन बेसिकली मेन जो है वो होता है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस और पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। तो अगर एबॉर्टिव देखें, पोलियो की बात करें, तो ये 4 to 8% इन्फेक्शियस होते हैं। और अगर देखें तो इनमें पैरालिसिस नहीं देखने को मिलते हैं एबॉर्टिक में, या इनमें माइनर इलनेस देखने को मिलता है, जैसे लो ग्रेड फीवर, सोर थ्रोट, ओमेटिंग, एब्डामिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, माइलेज मीन्स होता है मसल, एक मतलब मसल में अगर पेन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें, और इनकी रिकवरी जो है वो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, लेस देन 1 वीक या उससे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और इनमें पैरालिसिस हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। फिर आता है नॉन पैरालिटिक स्टेज, ये जो है 1 to 2% के पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। अगर पोलियो इन्फेक्शन हुआ है तो ये नॉन पैरालिटिक स्टेज। तो नॉन पैरालिटिक स्टेज, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है पेशेंट को पैरालिसिस नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि हेडेक हो सकता है पेशेंट को, नौजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, पेन एंड स्टिफ ऑफ नेक, बैक एंड लेग, मीन्स नेक की मसल्स, बैक की मसल, लेग की मसल्स अगर ज़्यादा टाइट हो जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो रहे हैं, स्टिफनेस हो सकता है, उनकी वजह से पेन होगा। और इसके सिम्टम्स जो हैं 2 से 10 दिन में लगभग कंप्लीट रिकवर हो जाते हैं। तो अगर बात करें कि इसमें क्या साइन हमें देखने को मिलती है, अगर कोई पर्सन को ऐसा कि नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है तो उसमें क्या साइन देखने को मिलेंगे बेसिकली, तो जो साइन है वो हमें ट्राइपोड साइन देखने को मिलता है। मीन्स क्या होगा कि जो चाइल्ड होगा वो बैठने के लिए ट्राई तो करेगा, लेकिन बेसिकली वो अच्छे से बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जो सपोर्टिंग मसल्स हैं वो उसे पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगी, और वो जब बैठेगा तो हैंड का सहारा लेके बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो है जो मसल्स हैं वो सारी वीक हैं, और कुछ मसल्स स्पाज्म में चली गई हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि मसल्स वीकनेस की वजह से, स्पाइनल कर्वेचर के डेविएशन होने की वजह से पेशेंट अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। तो उसमें ट्राइपोड साइन देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि किस द, एक साइन और हम पेशेंट से देखते हैं, मीन्स ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन है, किस द नी टेस्ट, मीन्स पेशेंट से बोलेंगे अपने नी को किस करिए, तो पेशेंट वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जैसे पेशेंट से जो हम बोलेंगे कि नीज केप्ट डाउन, चाइल्ड आस्क टू किस हिज नीज, मीन्स अपने नी को आप किस करिए, तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी स्पाइन में क्या हो रहा है, स्टिफनेस हो रहा है। स्टिफनेस होने की वजह से नी को ऊपर ना ला पाएगा, और ना ही अपने हेड को डाउन करके वो जो है नी को किस कर पाएगा, जैसा कि यहाँ भी यही चीज़ हो रही थी। तो ये हम टेस्ट करवा के पेशेंट में देखते हैं। तो ये बेसिकली साइन होते हैं। साथ ही साथ एक होता है हेड ड्रॉप साइन। तो पेशेंट से अगर हम हेड ड्रॉप करने के बोलेंगे मीन्स हैंड प्लेस अंडर पेशेंट शोल्डर एंड ट्रंक इज रेज्ड, मीन्स पेशेंट के मतलब क्या करेंगे, शोल्डर पर हम जो है हैंड का प्लेसमेंट करें, और जो है पेशेंट का ट्रंक जो है हम रेज करने के लिए बोलें। तो इसमें क्या होगा, हेड लेग्स बिहाइंड लिम्पली, तो इससे क्या होगा कि जो है पेशेंट ये भी नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो है, क्यों ये सारी चीज़ें, सारे मूवमेंट क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि स्टिफनेस डेवलप हो रहा है, कॉन्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से। साथ ही साथ जो क्या है कि नेक रिजिडिटी हो जाएगा, पेशेंट के नेक का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नेक का पेशेंट जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो हम ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रू इनवॉलंटरी नेक रिजिडिटी हमें देखने को मिलेगी, जो परसिस्ट करेगी। साथ ही साथ वॉलंटरी स्टिफनिंग भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाएगी। अगर हम बात करें अब पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की, जो ज़्यादा खतरनाक होती है, पर ये बेसिकली 0.5 to 1% पर्सन में होती है जो पोलियोमाइलाइटिस से अफेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें तो ये 2 फेजेज में होती है, मीन्स माइनर होगी तो सेम एज एबॉर्टिक होगी, मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, मीन्स मस्कुलर वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर मेजर है तो मसल स्पाज्म, मस्कुलर पेन,
और फीवर वगैरह हो सकता है। साथ ही साथ रैपिड अनसेट हो सकता है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो सकती है, कंप्लीट विद इन 72 आवर्स में सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो जो पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला है स्पाइनल पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, दूसरा है बल्बर पोलियोमाइलाइटिस, तीसरा है बल्बो स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस। तो जो हमारा स्पाइनल पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है इसमें क्या होता है कि अटैक मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कार्ड के जो मोटर न्यूरॉन है उसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसे अफेक्ट करता है और इसकी वजह से क्या होती है कि आर्म और लेग की पैरालिसिस हमें देखने को मिलती है। मींस आर्म और लेग में पैरालिसिस होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। मींस स्पाइनल कार्ड के किस लेवल पर जो है हमें इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पैरालिसिस वगैरह देखने को मिल सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, मोस्ट कॉमन 79 to 80% ऑफ केसेस मीन्स अप्रॉक्स 80% केसेस में ये हमें देखने को मिलता है। बेसिकली क्या होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजर हमें देखने को मिलता है एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कार्ड में। इसी वजह से देखिए अपर मोटर न्यूरॉन होता लीजन, तो उसकी वजह से क्या होता है स्पास्टिसिटी हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ अफेक्टेड मसल्स ऑफ लेग आर्म एंड ट्रंक, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसमें मसल्स जो अफेक्ट होंगे वो लेग की हो सकते हैं या आर्म की या ट्रंक की, जैसे कि हमने बताया किस लेवल पर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए सर्वाइकल लेवल पर हो रहा है तो क्वाड्रिप्लेजिया हमें देखने को मिल सकता है। अगर लंबर लेवल पर हो रहा है तो बेसिकली हमें पैराप्लेजिया देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। साथ पैरालिसिस ऑफ ट्रंक, एब्डोमेन एंड थोरेसिक मसल्स का भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम पैरालिसिस की बात करें तो पैरालिसिस सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली एसिमेट्रिकल देखने को मिल सकता है, मीन्स लेग दूसरा इन्वॉल्व है, आर्म दूसरा इन्वॉल्व है। साथ ही साथ डिसेंडिंग पैरालिसिस भी हो सकती है। चिल्ड्रन जो है जिनकी एज लेस देन 5 ईयर है वो मोस्टली अफेक्ट होते हैं और उनमें पैरालाइज्ड होते हैं बेसिकली वन लेग के। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में बोथ आर्म या बोथ लेग हो सकता है या दो चारों हो सकते हैं, मीन्स क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है। जो मसल्स होगी वो फ्लॉपी होगी। और रेफ्लेक्स की बात करें तो रेफ्लेक्स इसमें क्या होंगे डिमिनिश्ड होंगे। जो आपका हमारा DTR होगा मीन्स डीप टेंडर रेफ्लेक्स होगा वो लास्ट बिफोर अनसेट ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस स्टार्ट होने से पहले ही लास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ सेंसेशन नॉर्मल रहेगा। और रेजिडुअल पैरालिसिस आफ्टर 60 डेज के बाद रेजिडुअल पैरालिसिस देखने को मिलती है। तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं रेजिडुअल पैरालिसिस के लिए, PPRP मीन्स पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस। तो इसके लिए अलग से यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें रेजिडुअल पैरालिसिस 60 डेज के बाद देखने को मिलती है। तो अब अगर बात करें बल्बर पोलियोमाइलाइटिस की तो ये बेसिकली 2% पैरालिटिक पोलियो का होता है और बेसिकली ये अफेक्ट्स न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट, विजन, टेस्ट, स्वालोइंग, ब्रीदिंग, इन सब के लिए जो न्यूरॉन्स अफेक्ट मतलब रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होगा कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आ जाते हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ वायरस जो है मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है ब्रेन स्टेम लेवल पर। इसकी वजह से क्या होते हैं साथ ही साथ क्रेनियल नर्व का जो फंक्शंस हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। क्रेनियल नर्व लीजन लाइक वेगस जो क्रेनियल नर्व हमारी होती है मीन्स 10th क्रेनियल नर्व वो भी अफेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ प्राइमरली इनहिबिट्स एबिलिटी टू ब्रीथ, स्पीक, स्वॉलोइंग इफेक्टिवली मीन्स जितने भी हमारे फंक्शंस थे वो सारे अफेक्ट हो जाएंगी। तो उनकी वजह से जो ब्रीद, स्पीक और स्वॉलोइंग की प्रोसेस है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। और फेशियल एसिमेट्री हमें देखने को मिलेगी, मीन्स फेशियल एसिमेट्री हमें देखने को मिलेगी मीन्स एक मीन्स हाफ साइड फेस नॉर्मल, हाफ साइड जैसे बल्बल पार्सी होती थी उस तरह से हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर सिम्टम्स की बात करें तो अब जाहिर सी बात है नेजल सेंग देखने को मिल सकता है, हार्शनेस ऑफ वॉइस देखने को मिल सकती है, नेजल रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है, डिजनिया देखने को मिल सकती है मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। साथ ही साथ डिस्फेजिया देखने को मिल सकता है मीन्स स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी। चाइल्ड रिफ्यूज टू फीड, जो बच्चा है वो खाना नहीं खाएगा, मना करेगा। साथ ही साथ जो सिक्रीशन है वो एक फेरिंग्स में एक्युमुलेट हो सकता है, उसका एस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब जिस साइड का इन्वॉल्वमेंट है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ अगर रेस्पिरेटरी सेंटर अगर इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से सैलो
ब्रीथ हो सकती है या इरेगुलर ब्रीथ हो सकती है। वैजोमोटर सेंटर अगर इन्वॉल्व है तो बीपी बढ़ सकता है, रैपिड हो सकता है या कम हो सकता है, मीन्स हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है। पल्स रैपिड भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। स्किन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, स्किन की इंटीग्रिटी भी खत्म हो सकती है, कंडीशन के हिसाब से है। रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, पेशेंट कन्फ्यूज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। अब अगर हम बल्बो स्पाइनल की बात करें तो ये 19% मीन्स 20% केसेस में देखने को मिलता है और बेसिकली ये एक्सट्रीमिटीज और क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें तो ये सीवियरली रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, ये क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में होता है, मीन्स स्पाइनल पैरालिटिक स्टेज भी होती है और पोलियो बल्बर पोलियो पैरालिसिस मीन्स बल्बो स्पाइनल पोलियोमाइलाइटिस होती है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ क्या होता है, पोलियो इंसेफेलाइटिस मीन्स पोलियो वायरस जो है हमारे इंसेफेलान में एंटर किया और उसे भी अफेक्ट किया। तो ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, पर देखने को तो मिलता ही है। तो ये जो है ग्रे मैटर जो होता है हमारे ब्रेन में होता है, एक वाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। तो ये ग्रे मैटर को बेसिकली जाके अफेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हाई मॉर्टेलिटी रेट होती है। अब इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो एजिटेशन हो सकता है, हेजिटेशन मीन्स कन्फ्यूजन हो सकता है, स्टूपर हो सकता है मीन्स कोमा में पेशेंट भी जा सकता है, इरेटिबिलिटी हो सकती है, डेलूरिज्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें जो हमारा आया था कौन सा था, ये जो है कि जब बात कर रहे थे रेजिडुअल पैरालिसिस आई थी, तो इसी के बारे में अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम रेजिडुअल। जो हमारी पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस होती है उसी को हम पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जर्व्ड इन पीपल हु हैड पोलियो ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, मतलब ऐसे पर्सन जो चाइल्डहुड में उनको पोलियोमाइलाइटिस थी या पोलियो हुआ था पर ठीक हो गया था, कंप्लीट रिकवरी हो गई थी। बट क्या हुआ कि पोलियो के साइन जो है लेटर स्टेज में डेवलप होने लगे। तो इसी को हम बोलते हैं, मीन्स किसी को बचपन में हुआ ठीक हो गया पूरी तरह से, पर ओल्ड एज आया या एडल्ट हुए तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली क्या होता है 20 to 50% आप पोलियो सर्वाइवल में हमें देखने को मिलता है और मोस्टली ये हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है। अगर हम कॉमन साइन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि प्रोग्रेसिव मसल्स या जॉइंट वीकनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिल सकता है, जनरली फटीगनेस देखने को मिलेगी, एक्टिविटीज़ जो है फंक्शनल लॉस होगा, एक्टिविटीज़ मिनिमल हो जाएगी, मस्कुलर एट्रॉफी देखने को मिल सकती है, ब्रीदिंग या सॉल्विंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो सकता है जैसे स्लीप एपनिया, ये सारी चीज़ें। जो टेम्परेचर टॉलरेंस या कोल्ड या टेम्परेचर के टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो सकती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम मीन्स कंसंट्रेशन मेमोरी वगैरह जो है उनमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, साथ ही साथ डिप्रेशन या मूड स्विंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बेसिकली अगर हम देखें डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो जैसा कि फिजिकल एग्जामिनेशन तो हमने अभी बता ही दिया, ट्राइपॉड साइन वगैरह, या जैसे किस टू नी टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। गेट पैटर्न जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पेशेंट का गेट पैटर्न होता है वो हैंड टू नी गेट होता है मस्कुलर वीकनेस की वजह से। तो सारी चीज़ें, साथ ही साथ पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, साथ ही साथ वायरस को पता करने के लिए स्टूल कल्चर वगैरह करवाएंगे तो पता चल जाएगा, CSF इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, और साथ ही साथ जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो भी पता चल सकता है। अब जो हम अभी बात कर रहे थे हैंड टू नी गेट की, तो उसमें क्या होता है सम ऑफ क्वाड्रिसेप्स वीकनेस की वजह से फिक्स नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें कि पेशेंट को और क्या क्या हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं तो पोलियोमाइलाइटिस हो। हाँ, हो सकता है पोलियोमाइलाइटिस, तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो जीवी सिंड्रोम हो सकता है मीन्स गुलियन वेर्रे सिंड्रोम हो सकता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकती है, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस हो सकती है, या पेशेंट को हो सकता है मेनिंजाइटिस हो, या हो सकता है इंसेफेलाइटिस हो, या हो सकता है टॉक्सिन्स लाइक डिप्थीरिया या बोटेलिज्म, इन सब का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा रहा, और जितना भी कंटेंट हमने लिया है वो के पार्क की जो बुक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन उससे है, ओपी घाई की जो इसेंशियल पीडियाट्रिक बुक है, हरिसंस की जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन है, और जयंत जोशी की आर्थोपेडिक बुक से हमने कंटेंट लिया है। तो ये हमारा रहा पहला पार्ट जो कि पोलियोमाइलाइटिस का था। अब हम दूसरे पार्ट में जो है मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।